माफियाओं को सजा दीजिए, इसके खिलाफ होनी भी चाहिए, सजा मिलनी भी चाहिए। भाई हम लोग तो वो लोग हैं जो माफिया जिसकी बात कर रहे हैं, उसको तो हमारी सरकार थी 2017 से लेके यहाँ पे 2012 से लेके 17 तक, उसके पहले भी थी, तब तो उमेश पाल को कोई नहीं छुपाया। लेकिन जैसे हमारी सरकार खत्म हुई, उमेश पाल की हत्या हो जाती है, तो हमारी सरकार में हमने तो नहीं छूने दिया उसको किसी को। इसके मतलब आपकी कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, तो आप अपनी कानून व्यवस्था ठीक कीजिए ना, बजाय इसके कि आप गाड़ी पलटने की बात करें, बजाय इसके कि आप एनकाउंटर की बात करें। पहली कानून व्यवस्था ठीक कर दीजिए कि इसकी नौबत ही ना पाए आगे, हमें सवाल उठाने की जरूरत ना पड़े, माँ बेटी जिंदा जल जाए, पुलिस प्रशासन पूरा देखता रहे कानपुर के अंदर में। तो आप लोग इस समय क्या आपकी मांग है, क्या होना चाहिए इसमें? इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, सच और झूठ पता चलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आखिर हो क्या रहा है, और इसकी प्रॉपर इंक्वायरी हो, तब पता चलेगा कि ये सच है या नहीं। क्योंकि सच तो झूठ तो इंक्वायरी से आएगा, और इंक्वायरी जुडिशियल इंक्वायरी होगी, तब इसका पता चलेगा। जैसे हम डीजीपी साहब भी कह रहे थे कि भाई इस समय तो जब तक इंक्वायरी ना हो जाए तब तक कुछ कहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शब्दावली उनके नेताओं को, इसलिए इस पे सवाल बार बार उठ रहे हैं। और क्यों ना उठे भाई, आपने क्यों ना उठे, नहीं क्यों ना उठे? जब एक माँ बेटी जिंदा जल जाती है कानपुर के अंदर में, तब तो हमने नहीं देखा कि इनके नेताओं के बयान, वीर जो नेता है उनके बयान आते हो, तब तो बयान नहीं आते। भाई माँ बेटी जली कितनी बार चला, मैं आपसे पूछा था नगमा जी, मैं आप पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मैं सवाल उठा रहा हूं कि कितना हाईलाइट केस हुआ था वो, कितनी बार टीवी चैनलों में चला जहां माँ बेटी जिंदा जली हो। क्या 7 दिन तक चला? क्या 10 दिन तक चला? नहीं चला, क्योंकि सरकार की नाकामी थी। माँ बेटी जल गई, क्या बात है, माँ बेटी जल गई, क्या फर्क पड़ता है? कहां चला बताइए ना? किस तरह हम लोग चिल्लाते रहे, लेकिन कितने चैनलों ने 7-7, 8-8 दिन तक चलाया? चलना चाहिए था कि नहीं चलना चाहिए था? तो सवाल ये उठता है कि माँ बेटी जल जाए कोई बात नहीं, और इस तरह की बातें, गाड़ी पलट सकती है, रोड खराब है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, अब देखिए गाड़ी खराब। मेरा अनुराग भदौरिया, ये आपका कहना सही है कि इस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही थी और उसके बाद ये हुआ तो शक हो सकता है और आप जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन क्या तमाम मामलों को मिलाना कि कब क्या हुआ, इसलिए यहां पे भी नहीं होना चाहिए? अगर कोई क्रिमिनल है तो उसके साथ उसको सजा क्यों हुई, क्या ये सही है? ये भी सवाल उठाएंगे लोग कि आप इसको क्या डिफेंड करते दिख रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? ये होना ही नहीं चाहिए था, सजा तो होनी चाहिए थी, ये जरूर है कि न्याय की प्रक्रिया जो है वो पूरी होनी चाहिए थी। पर इसके जवाब में पुलिस का ये कहना है कि वहां पे फायरिंग हुई थी और इस वजह से ये एनकाउंटर हुआ। इसकी जांच होगी कि एनकाउंटर जो है वो सही था या नहीं था। धन्यवाद आपका अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त आपका शुक्रिया। और मैं एक बार बता दूं कि ये जो असद अहमद जो मारा गया है वो दरअसल कौन था? वो माफिया अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा उमेश पाल, हत्याकांड का मुख्य आरोपी। 2 पुलिस वालों की हत्या का इस पर आरोप था। लखनऊ से ये ऑपरेट करता था और इसे काफी शौक था महंगी घड़ियों का, फोन का। सिर्फ 12वीं पास था, विदेश जाना चाहता था, पासपोर्ट इसका बना नहीं था। तो तमाम दिलचस्प जानकारियां इसके बारे में अब सामने आ रही हैं। गोली चलाना इसको इसके चाचा ने सिखाया, असद ने घुड़सवारी भी सीखी। तो ये थे ये असद जो कि इस एनकाउंटर में मारे गए। हमारे साथ स्टूडियो में मेरे सहयोगी सौरभ हैं, सौरभ शुक्ला, जो इस खबर को लगातार कवर कर रहे हैं और ट्रैक कर रहे हैं। बहुत सारी जानकारियां सौरभ अब सामने आ रही हैं। आपने तो बात भी की है एसटीएफ के उन लोगों से जिन्होंने ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो क्या किस तरह की डिटेल्स इस एनकाउंटर के बारे में पता चले हैं? देखिए लगभग बड़ा इंटरेस्टिंग है असद को समझना। असद की उम्र ज्यादा नहीं थी, असद को लॉन्च करना था अतीक को। पूरे हत्याकांड के पीछे की कहानी यह है कि अतीक जेल में, अतीक का सबसे बड़ा बेटा उमर वो जेल में, अतीक का भाई अशरफ बरेली जेल में। इनके पास कोई ऐसा आदमी नहीं था जो जिसके नीचे सारे इसके शूटर या सारे इसके गुर्गे काम कर सके। तो इसे अपने बेटे असद को लॉन्च करना था। असद को शौक था, उसके कई वीडियोस भी सोशल मीडिया पर हैं, किसी शादियों में वो फायरिंग कर रहा है। तो उन्होंने प्लान किया असद को लॉन्च करना है तो कैसे लॉन्च करें। और असद भी काफी कीन था कि उसे अब इस पूरे धंधे में आना है, बाप का जो धंधा था उसका। तो फिर वहां से जेल से कोऑर्डिनेशन हुआ और सिर्फ मारना तो था ही उमेश पाल को। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी था, बड़े एक्टर का जब बेटा लॉन्च होता है तो बड़ा ग्रैंड लॉन्च होता है, तो ग्रैंड लॉन्च करना था। और लॉन्च करना तो उमेश पाल, जो सबसे नंबर 1 जो इसका कहा जाए खिलाफत करने वाला उमेश पाल, उसको मारा और डर फैलाना था। यही वजह कि असद ने, देखिए जो अब हम लोग विजुअल्स भी देख रहे हैं, असद ने चेहरे पर मास्क नहीं लगाया हुआ है। ये दिखाना था कि असद मार्केट में आ गया है, हम लोग अब भी उतने ही केपेबल है। और भी उमेश पाल को उस दिन मारा जब वो राजू पाल हत्याकांड में गवाही देकर आ रहा था, उसी तारीख को मारा। और आप देखेंगे जब वो पूरा वीडियो देखेंगी तो गोलियां मारी वो ड्राइवर है गाड़ी में, और ड्राइवर ना वो किसी पर हमला कर रहा हो, चुपचाप गाड़ी में चुपकर बैठा था। असद जाकर के उसको गोली मार के आया, तो उसको वो लॉन्च करना था। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त, और सौरभ हम लौटेंगे इस खबर पे, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक लेते हैं 5 की बात में। प्रायोजक हैं बठिंडा मिलिट्री स्टेशन पर एक और जवान की गोली लगने से मौत हो गई है। सेना का कहना है कि आत्महत्या की कोशिश का मामला लग रहा है, जिसका कल तड़के हुई घटना से संबंध नहीं। जवान का हथियार और खाली कारतूस उसके पास से ही बरामद हुआ है। बठिंडा मिलिट्री एरिया में बुधवार को हुई फायरिंग मामले में सेना के मेजर ने एफआईआर दर्ज करवाई है। एफआईआर में कुर्ता पैजामा पहने 2 नकाबपोश हमलावरों का जिक्र है। साथ ही गायब हुई इंसास राइफल भी बरामद कर ली गई है। इस घटना में 4 जवानों की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और डीजीपी दिलबाग सिंह समेत कई अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। मोदी सर ने मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर आज सूरत की सेशंस कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने मानहानि मामले में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके चलते उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा आज कांग्रेस अध्यक्ष को राजस्थान संकट पर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट का अनशन पार्टी विरोधी गतिविधि थी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सचिन पायलट के अनशन को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा एक ही लक्ष्य है, महंगाई से जनता को राहत दिलाना। कौन क्या कर रहा है इससे मतलब नहीं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने सबसे ज्यादा काम भ्रष्टाचार के खिलाफ किया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 23 नाम हैं, इनमें 2 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। इससे पहले मंगलवार को बीजेपी ने 189 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी।
टिकट न मिलने से नाराज कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद शेट्टार ने चुनाव मैदान से हटने से इनकार कर दिया है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में आज माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज की अदालत में पेश किया जाएगा। इस दौरान पुलिस अतीक की रिमांड मांग सकती है। अतीक अहमद को कल ही प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल लाया गया है। पंजाब पुलिस अभी भी लगातार भगोड़े अमृतपाल सिंह की तलाश में जुटी हुई है। इसी सिलसिले में पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस ने बटाला रेलवे स्टेशन पर अमृतपाल के पोस्टर लगा दिए। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,158 नए मामले सामने आए। इसके बाद कोरोना के कुल 44,998 एक्टिव केस अब हमारे देश में हो गए। अगर दिल्ली की बात करें तो यहां पर भी मामलों में बढ़ोतरी जारी है। पिछले 24 घंटों में 1,100 सामने आए। एक शख्स की मौत भी हुई है। सक्रिय मरीजों की संख्या 5 की बात में आपका स्वागत है। और उमेश पाल हत्याकांड का शूटर अतीक अहमद का बेटा असद अहमद मार गिराया गया है। यूपी एसटीएफ ने कार्रवाई की है और यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश पहले एसटीएफ को प्रमुख एसटीएफ को हेड कर रहे हैं, कई सालों से हमारे साथ मौजूद हैं, लखनऊ में हैं। मुख्यमंत्री जी से मिले। अमिताभ जी, आप क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने, पहले तो ये बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस को और एसटीएफ की टीम को बधाई दी। सर बधाई दी। जरा इस ऑपरेशन के बारे में बताइए। 1.5 महीने से आप लोग अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के पीछे थे, जो बाकी शूटर्स के पीछे थे। काफी सवाल भी उठ रहे थे यूपी एसटीएफ के ऊपर, यूपी पुलिस के ऊपर, कितनी बड़ी आपकी यूपी पुलिस है, इतने लोग हैं, फिर भी आप लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो कितना 1.5 महीने से आप लोगों ने का दबाव था और कितनी मेहनत करनी पड़ी, थोड़ा जरा बताइए, इलैबोरेट बताइए। मुझे पता है वो अंग्रेजी में कहते हैं यू आर मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, पर आज आपका दिन है, थोड़ा समझाइए हमें कि ऑपरेशन कितना मुश्किल था और क्या क्या किया आपने इस ऑपरेशन में। जिस प्रकार की ये घटना थी, उसको पूरे कंट्री में इसका लाइव प्रसारण हुआ, सीसीटीवी फुटेज का। दिन दहाड़े एक सरकारी एक गवाह की हत्या हुई, वो भी एक ऐसा गवाह जिसको उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रोटेक्शन दे रखा था। दो पुलिसकर्मी विद सोफिस्टिकेटेड आर्म्स उसके साथ लगाए गए थे। इस गैंग ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से तीनों की हत्या की। और इसका जो मैसेज गया वो बहुत ही पुअर होता अगर हम इनको जल्दी से जल्दी ट्रैक डाउन करके कानून के दायरे में नहीं लाते। तो यही हमारा प्रेशर था, हमारा सेल्फ जनरेटेड प्रेशर था कि जल्द से जल्द इन्हें कानून के दायरे में लाया जाए, अन्यथा जितनी भी कार्रवाई की है उसका इफेक्ट, उसका जो असर पब्लिक पर होना चाहिए, पब्लिक के मोरल पर होना चाहिए, वो डाइल्यूट हो जाएगा। अमिताभ जी, ये जो असद था ये काफी शातिर था, इसने बहुत सारी लोकेशंस चेंज की, ये दिल्ली भी पहुंचा था, मेरठ भी गया, कानपुर भी गया। आप लोग कैसे ट्रैक कर पा रहे थे? फोन सिम्स बदल रहा था। थोड़ा इन्वेस्टिगेशन पार्ट के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को, ताकि पता चले कितने शातिर तौर पर कितना संगठित अपराध था इन लोगों का, कैसे लोग अंजाम दे रहे थे। आप लोगों के लिए कितना मुश्किल था ये टेक्निकली इसको ट्रैक करना, क्योंकि फोन चेंज कर रहा था, हमें बताया हमारे एक सोर्स ने, जो कि करीबन 10 से 12 सिम चेंज किए। तो कैसे कर रहा था ये? क्योंकि इसको तो जनरली हम लोग डिस्कस नहीं करते, लेकिन हमारे पास ह्यूमन इंट और टेक्निकल इंट दोनों का इनपुट थे। और लगातार हम कोशिश कर रहे थे कि ये इस गैंग को पकड़ा जाए, इसके सभी मेंबर्स को पकड़ा जाए। असद और गुलाम के बारे में जब भी जानकारी मिलती थी, इनके साथ होने की मिलती थी, हमें यह भी जानकारी थी कि इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन है जो ये लगातार कैरी कर रहे थे। और कई बार नियर मिसेज हुए ऐसे जगह जहां वो ठहरे थे वहां पहुंचे, लेकिन तब तक वहां से वो निकल चुके थे। ये सभी ग्रुप्स लगातार मोबाइल रहे हैं, हर जगह किसी भी जगह थोड़े समय के लिए रुकते हैं, उसके बाद फिर अगले किसी अन्य ठिकाने पे चले जाते हैं। इसी तरीके से ये लगातार पुलिस को अवॉइड कर रहे थे। इनका कोर्ट में सरेंडर करने का अथवा कानून के दायरे में अपने आप को लाने का कोई भी इरादा नहीं दिख रहा था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये अभी तक कोर्ट में सरेंडर कर चुके होते। हमारे लिए चैलेंज था, बिकॉज इस तरह की घटना में अगर एक्शन पुलिस करना हो तो हम पब्लिक का विश्वास खो देते हैं। यश जी, आप बहुत बड़ी ये कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है, जाहिर है कि एसटीएफ की। और इसके साथ साथ एक, हालांकि आपसे हम लोग ऑपरेशनल डिटेल्स जान रहे हैं, बट जिसके आसपास तमाम राजनीति एक दिख रही है, वो सुनकर, आपने भी सुना होगा, वो सुनकर दुख होता है कि एक कामयाब ऑपरेशन था पर इस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। ये ऑपरेशन पर सवाल उठाया जाना कोई नई बात नहीं है। हर एक एनकाउंटर की कई लेवल्स पर जांच होती है। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है, ह्यूमन राइट्स कमीशन उनको मॉनिटर करता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, कोर्ट के दायरे से उस पुलिस इन्वेस्टिगेशन को गुजरना पड़ता है, और उसके बाद ही किसी भी एनकाउंटर को सही करार दिया जाता है। हमारा तरीका है कानून के दायरे में रहना, हम कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं और ऐसे ही करते रहेंगे। अमिताभ जी, अभी तक एसटीएफ का कोई भी एनकाउंटर इट हैज नेवर बीन कॉल्ड टू क्वेश्चन। जी अमिताभ जी, नगमा जी भी आपसे यही पूछ रही थी। वो सवाल थोड़ा सा, जाहिर सी बात है, एक पुलिस ऑफिसर है, आपका काम है ऑपरेशंस करना, लेकिन जैसे नगमा जी ने भी कहा कि राजनीति होती है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से हो, बीएसपी की तरफ से भी हो, सवाल उठाए जाते हैं। और एसटीएफ को प्रिसाइज सवाल पूछ रहा हूं, और एसटीएफ पे सबसे ज्यादा आरोप लगाए जाते हैं कि जो एनकाउंटर्स करते हैं आप लोग, वो लेजिटिमेट नहीं है। तो आज आप उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि असद जो है उसका वीडियो फुटेज भी है जिसमें वो गोली चलाते हुए दिख रहा है। तो उन तमाम लोगों को जो एसटीएफ के एनकाउंटर्स पे सवाल उठाते हैं, एडीजी एसटीएफ के तौर पर, एसटीएफ प्रमुख के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं ये कहना चाहूंगा कि एसटीएफ बहुत ही मेहनत से काम करती है। इट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एक्सट्रीमली डेडिकेटेड पीपल। ये पिछले 25 साल, लगभग 25 साल हो गए इसको लगातार काम करते हुए। हर सरकार, चाहे कोई भी सरकार रही हो, इट हैज गॉट लॉरेल्स। अभी भी ये बहुत मेहनत से काम कर रही है और एसटीएफ का प्रयास है कि ऑर्गेनाइज क्राइम यूपी से पूरी तरह समाप्त हो जाए। उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमें मालूम है कि बहुत सारे सवाल हम पर उठाए जाएंगे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, इन माफिया ग्रुप्स द्वारा, उनके लॉयर्स द्वारा। ह्यूमन राइट्स कार्यकर्ताओं को इंस्टिगेट किया जाएगा, फेक न्यूज फैलाई जाएगी। जैसे आज गुड्डू मुस्लिम के मारे जाने की खबर फैला दी गई या उसे पकड़े जाने की खबर फैला दी गई। ये सब टैक्टिक्स। इसके अलावा कोर्ट्स ऑफ लॉ में हमारे खिलाफ रिट्स किए जाते हैं और छोटे मोटे रिट्स में पता चलता है कि सबसे बड़े से बड़े लॉयर्स खड़े हैं, तो हमें जानकारी हो जाती है। पहला इंडिकेशन है कि कोई बड़ा माफिया गैंग है उसके पीछे। तो हमें लीगल प्रोसेस में फंसाने की, कंट्रोवर्सी में फंसाने की कोशिश पूरी चलती रहती है। बट हैंडलिंग दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर जॉब एंड वी नो दैट। सर वापस से उस पे आते हैं, सवाल जो सबके दिमाग में है और एक बहुत आम आदमी के तौर पर ये एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि मोटिव क्या था? उमेश पाल को तो मारना समझ में आ गया कि मारना था क्योंकि मुख्य गवाह था, लेकिन अमूमन देखते हैं कि अपराधी जो है छुप कर आता है, चेहरा ढककर के आता है। मोटिव क्या इनका खौफ फैलाना था? ये संकेत देना था इलाहाबाद में या पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को कि नहीं, अतीक अहमद भले ही जेल में हो, उसका टेरर कायम है? क्योंकि आप लगातार पूछताछ कर रहे हैं। मोटिव उमेश पाल को मारने के अलावा क्या खौफ फैलाना भी था? ये इन गैंग्स का हमेशा ये मोटिव रहता है कि इनका खौफ बने, उसी से उनकी वसूली होती है, उनका धंधा चलता है। मैं आपको एक पुरानी घटना याद दिलाना चाहूंगा। जब कृष्णानंद राय जी का मर्डर हुआ था, उसमें उनके ऊपर लगभग 10 AK-47 से फायर किया गया था। उसमें 8 लोग मारे गए थे, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी थे। AK-47 की एक गोली किसी भी आदमी को मारने के लिए काफी है, बट एवरी मैन वाज पम्प्ड विथ 100 बुलेट्स ईच, इंक्लूडिंग द पुलिसमैन। तो हत्या करना तो एक बात है, उसका खौफ फैलाना, उससे उसका इफेक्ट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। उसके बाद जब खौफ फैलता है तो फिर गैंग के खिलाफ कोई नहीं बोलता, कोई गवाही नहीं देता, चुपचाप लोग उनको लेवी वसूली दे देते हैं। उनके जिन ठेकों में वो घुस जाते हैं उन ठेकों को कोई नहीं लेता। जिस भी जो समाज में वो जो करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। तो इन गैंग्स का जो काम करने का तरीका रहा है, उसमें खौफ फैलाना एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है। तो ये क्या इसमें ये कामयाब हो रहे थे? अतीक अहमद जेल में था, इसके बावजूद वो उसका दबदबा जो था वो वैसे ही अभी भी बना हुआ था वहां पे? कुछ अगर उनको लगता था कि वो कामयाब हो रहे थे तो बहुत गलतफहमी में थे, और आज मुझे लगता है कि उनकी गलतफहमी दूर हो गई है। अमिताभ जी, अतीक का एक बेटा उमर जेल में, 2 अभी वो पता चला नाबालिग हैं, वो बाल सुधार गृह में है, उनकी पत्नी भी अभी फरार है। अतीक अहमद को की पुलिस कस्टडी मिल गई है आप लोगों को 5 दिन की। ये आप लोगों का आगे का क्या रणनीति है? अतीक अहमद से पूछताछ। एक बड़ा दिलचस्प सवाल आएगा आपसे बात नगमा, अक्सर जब अतीक अहमद को जब साबरमती जेल से लाया जाता है इलाहाबाद, तो बड़ा चर्चा हो जाती है कि गाड़ी पलट जाएगी, एनकाउंटर हो जाएगा, अतीक अहमद की क्या आज आखिरी रात है। इन सब सवालों पर चूंकि सबका कहते हैं अमिताभ यश जी एडीजी एसटीएफ है, उनका बड़ा नॉन टॉलरेंट रवैया है, उस पर आपका क्या कहना है? जो गाड़ी पलटने वाली बात अक्सर कही जाती है, उस पर आज बहुत देर बाद मिला अमिताभ जी, इसलिए सारे सवाल पूछ ले रहा हूं आपसे। अतीक अहमद ने खुद बार-बार कहा कि मुझे डर है कि कहीं मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए। गाड़ी एक्सीडेंट ना हो जाए, सुप्रीम कोर्ट तक कह चुके हैं वो। आपने इतनी बार उनकी गाड़ी को आते जाते दिखाया, एक बार उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ भी, एक बड़ा मवेशी उनकी गाड़ी से टकरा गया था और आपने मीडिया ने उसको बार बार दिखाया। तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना ये कोई बहुत एबनॉर्मल चीज नहीं है। और लेकिन अभी अतीक अहमद तो पूरी तरह सुरक्षित है, कानून के दायरे में है। अभी वो पुलिस के सवालों में जवाब देंगे। सर आपसे आखिरी सवाल जाते जाते, क्या ये जो आज एनकाउंटर किया है उसके बारे में बताइए कि फायरिंग इन्होंने शुरू कर दी पुलिस को देखते ही, और इसका क्या झांसी से मध्य प्रदेश भाग रहा था या कुछ ऐसी चर्चा भी हो रही है कि अतीक अहमद का अगर काफिला वापस साबरमती जाता तो पुलिस काफिले पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा था? इस पर अगर कुछ बता पाए तो सर आप। जो गैंग का जो मोटिव था ये तो 100% क्लियर नहीं है, लेकिन जो मूवमेंट पैटर्न था उससे ये जरूर लगता है कि ये कोई इंसिडेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस इंसिडेंट का मकसद कुछ भी हो सकता था, वो हमारे लिए क्लियर है। जी, जो सौरभ ने पूछा, अमिताभ यश जी एक बार दोबारा पूछना चाहती हूँ कि सबको दिलचस्पी है जानने में कि क्या वो फायरिंग शुरू कर दी थी उसने, क्या हुआ वहां पे? आपने इस पूरे ग्रुप को लाइव देखा है, इनके करतूतों को सीसीटीवी फुटेजेस देखी हैं, यू सीन कि कैसे ये एक्ट करते हैं, किस तरह से इन्होंने पुलिस वालों को बर्बरतापूर्वक मारा था। तो आपको लगता है कि ये पुलिस के सामने मीकली सरेंडर कर देंगे, तो बहुत गलत लगता है। टुडे इटसेल्फ, आज भी इन्होंने पुलिस पर फायर किया, लेकिन आज देयर लक हैड रन आउट। धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमारे साथ बात करने के लिए अमिताभ यश जी, एडीजी यूपी एसटीएफ। शुक्रिया आपका एडीटीवी से बात करने के लिए। तो 5 की बात में इस वक्त एक ब्रेक लेंगे हम और लौटते हैं दूसरी खबरों के साथ। जितना बठिंडा मिलिट्री स्टेशन पर एक और जवान की गोली लगने से मौत हो गई है। सेना का कहना है कि आत्महत्या की कोशिश का मामला लग रहा है। इसका कल तड़के हुई घटना से संबंध नहीं है। जवान का हथियार और खाली कारतूस उसके पास से ही बरामद हुआ है।
बठिंडा मिलिट्री एरिया में बुधवार को हुई फायरिंग मामले में सेना के मेजर ने एफआईआर दर्ज करवाई है। एफआईआर में कुर्ता पैजामा पहने 2 नकाबपोश हमलावरों का जिक्र है। साथ ही गायब हुई इंसास राइफल भी बरामद कर ली गई है। इस घटना में 4 जवानों की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और डीजीपी दिलबाग सिंह समेत कई अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। मोदी सर ने मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर आज सूरत की सेशंस कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने मानहानि मामले में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके चलते उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा आज कांग्रेस अध्यक्ष को राजस्थान संकट पर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट का अनशन पार्टी विरोधी गतिविधि थी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सचिन पायलट के अनशन को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा एक ही लक्ष्य है, महंगाई से जनता को राहत दिलाना। कौन क्या कर रहा है इससे मतलब नहीं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने सबसे ज्यादा काम भ्रष्टाचार के खिलाफ किया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 23 नाम हैं, इनमें 2 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। इससे पहले मंगलवार को बीजेपी ने 189 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। टिकट न मिलने से नाराज कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद शेट्टार ने चुनाव मैदान से हटने से इनकार कर दिया है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में आज माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज की अदालत में पेश किया जाएगा। इस दौरान पुलिस अतीक की रिमांड मांग सकती है। अतीक अहमद को कल ही प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल लाया गया है। पंजाब पुलिस अभी भी लगातार भगोड़े अमृतपाल सिंह की तलाश में जुटी हुई है। इसी सिलसिले में पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस ने बटाला रेलवे स्टेशन यूपीएसटीएफ ने अतीक अहमद के बेटे असद को एनकाउंटर में मार गिराया। झांसी में हुई मुठभेड़ में एक शूटर गुलाम भी ढेर। उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी था असद। 2 साल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर सूरत कोर्ट में सुनवाई पूरी। 20 अप्रैल को आएगा फैसला। उधर पटना कोर्ट ने 25 अप्रैल को बुलाया। प्रधानमंत्री मोदी ने चौथे रोजगार मेले का किया उद्घाटन। 71,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री ने कहा हर सेक्टर में बन रहे रोजगार के नए अवसर। लगातार बढ़ रही कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में देश में 10,000 से अधिक नए मामले। महाराष्ट्र में 1,115 नए केस, 9 मरीजों की मौत। दिल्ली में भी पिछले 24 घंटे में 1100 से अधिक केस, 1 की मौत। गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की है और इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, गृह सचिव अजय भल्ला और जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह सहित कई अफसर मौजूद थे। अधिकारियों ने गृह मंत्री को जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर एक प्रेजेंटेशन भी दिया है। तो गृह मंत्री की अगुवाई में एक अहम बैठक हुई है और इसकी जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी नीता शर्मा। ये जो आज बैठक हुई है नीता, इसमें कोई खास एजेंडा था? एक सुरक्षा की जो पूरी बंदोबस्त वहां पर है उसका ओवरऑल एक रिव्यू भी हो रहा था, क्योंकि वहां पर G20 की बैठक भी होनी है 23 से 25 तक कश्मीर में। तो इसके मद्देनजर सुरक्षा एक बड़ा कंसर्न, एक बड़ी चिंता वहां पर बनी हुई है। बिल्कुल नगमा, अभी भी ये जो बैठक है वो चल रही है। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा वो अभी भी अंदर हैं। जाने से पहले मैंने जब उनसे पूछा था कि G20 को लेकर जो है सुरक्षा के लिहाज से कितनी सतर्कता बरत रही है जम्मू कश्मीर की प्रशासन, तो उनका ये कहना था कि निश्चिंत होने की जरूरत है कि वहाँ पर सफलतापूर्वक G20 का जितना भी सम्मेलन है वो करवा लिया जाएगा। 22 मई से 25 मई तक ये जो वर्किंग ग्रुप की टूरिज्म के ऊपर वहाँ पर जो बैठकें वो होंगी। 22 को जो G20 की जितनी भी कंट्रीज हैं वो वहाँ पहुंचेंगी एक्सेप्ट चाइना। 23 को वर्किंग ग्रुप की जो है वो मीटिंग्स हैं। 24 को इन लोगों को जो है अलग अलग जगहों पर घुमाने ले जाया जाएगा, जिसमें दाची गांव है, दल लेक है, गुलमर्ग है, ले जाया जाएगा। और 25 को ये लोग दिल्ली आ जाएंगे। जम्मू कश्मीर में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर भी इस बैठक में जो है पूरा का पूरा एक विवरण जो है सीनियर ऑफिसर्स ने दिया। आईजी जम्मू भी दिया, एडीजी जम्मू भी थे यहाँ पर मुकेश सिंह, एडीजी कश्मीर भी थे विजय कुमार, डीजी जम्मू कश्मीर भी थे दिलबाग सिंह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो थे, साथ में सेक्रेटरी रॉ भी थे सामान गोल साहब। तो सारे ही जितने भी आप कह सकते हैं वर्टिकल्स हैं रिलेटेड सिक्योरिटी के, जितने भी पैरामीटर्स हैं, जितने भी सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न्स हैं, एजेंसीज हैं, उनके सभी के मुखिया यहाँ पर थे, डीजी एनआईए भी थे। वो सभी इस बात के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि आने वाला समय जो है ये अब इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि गर्मियों का समय है और इसी टाइम हमने देखा है कि जो आतंकवादी गतिविधियां हैं जम्मू कश्मीर में उनमें इजाफा होता है। तो उसे लेकर जो है चर्चा की गई। साथ में जो टूरिज्म को लेकर हमेशा एक जो बात कही जाती है कि जो फुटफॉल है इस बार टूरिज्म का वहां पर बहुत ज्यादा है। पिछली बार भी खुद गृह मंत्री ने इस बात के से अवगत करवाया था कि 1,75,00,000 लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट के रूप में गए थे। तो इन्हीं सभी बातों पर जो फिलहाल है वो चर्चा हुई थी। अब सेकंड दौर ऑफ जो मीटिंग्स है वो फिलहाल अभी चल रहा है। नगमा, दूसरे दौर की मीटिंग अभी वहां पर चल रही है और यहाँ पर G20 की बैठक होनी है 23 से 25 के बीच। तो इसको लेकर भी सुरक्षा एक बड़ी चिंता है। शुक्रिया आपका नीता शर्मा जानकारी के लिए। अभी बैठक यहाँ पर चली रही है और तमाम आला अफसर वहां मौजूद हैं। गृह मंत्री की अगुवाई में ये बैठक हो रही है जिसमें कि एलजी वहां पे मौजूद हैं और राज्य के जो मौजूदा हालात है उसके बारे में तमाम जानकारी दी गई है। तो जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर को केंद्र में रखकर यह बैठक हो रही है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की एक नई शिकायत दर्ज की गई है। ये शिकायत राहुल गांधी की वीर सावरकर के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर दर्ज हुई है। विनायक दामोदर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है। सत्यकी सावरकर का कहना है कि राहुल गांधी काफी समय से वीर सावरकर के खिलाफ बयान दे रहे हैं, अब अदालत को फैसला करने दें। इससे पहले मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद कांग्रेस नेता को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उनकी सदस्यता रद्द हुई थी, जिसकी सुनवाई सूरत की कोर्ट में हो रही है और वहां पर उन्होंने याचिका डाली थी, जिस पर आज सुनवाई पूरी